हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। एक नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज उत्तराखंड में मेरा 7वां दिन है और मैं जा रहा हूँ बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। कल हम तुंगनाथ महादेव का दर्शन करके सोनप्रयाग की तरफ जा रहे थे, लेकिन शाम को हमने ऊखीमठ से ही देख लिया कि काफ़ी लंबी ट्रैफिक लगी हुई सोनप्रयाग के लिए। लगभग यहाँ से ऊखीमठ से सोनप्रयाग 50 किलोमीटर दूर है और पूरा रास्ता जाम था, तो मैं ऊखीमठ में ही रुक गया। ऊखीमठ वो जगह है जहाँ पर केदारनाथ मंदिर के जब कपाट बंद होते हैं तो भगवान केदारनाथ जी की पूजा यहीं ऊखीमठ पे होती है। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ ऊखीमठ में और मैं आया हूँ ओमकारेश्वर मंदिर में, और आज की वीडियो की शुरुआत मैं ओमकारेश्वर मंदिर से कर रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि भगवान केदारनाथ की गद्दी कहाँ पर है और कहाँ पर पूजा होती है। इसके बाद हम सोनप्रयाग जाएंगे और केदारनाथ की यात्रा करेंगे और बाबा केदारनाथ का दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। पहले हम चलते हैं ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में। दोस्तों, आज हम एक बार फिर भगवान केदारनाथ की यात्रा करने वाले हैं और हमारे दिन की शुरुआत केदारनाथ मंदिर से 58 किलोमीटर दूर ऊखीमठ से हो रही है। सर्दियों के दौरान भगवान केदारनाथ की डोली को ऊखीमठ में ही रखा जाता है और 6 महीने तक ऊखीमठ में ही केदारनाथ जी की पूजा होती है। तो दोस्तों, जैसे आप ऊखीमठ में प्रवेश करेंगे, ये देख रहे हैं यहाँ से एंट्रेंस है। जैसे आप प्रवेश करके अंदर आएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर पंच केदार मंदिर मिलेगा, जहाँ पर आप पांचों केदार के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ मंदिर के अंदर पांचों केदार शिवलिंग है और इसी के ठीक सामने ओमकारेश्वर मंदिर है। ये जो आप देख रहे हैं ये ओमकारेश्वर मंदिर है और ये यहाँ का प्रमुख मंदिर है। और ओमकारेश्वर मंदिर के सामने ही उषा मठ है। ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं ये उषा मठ है। इसके अंदर ही केदारनाथ की गद्दी आती है। आप जब मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको केदारनाथ जी की गद्दी दिखेगी। जब ऊपर केदारनाथ मंदिर बंद हो जाता है तो इसी गद्दी में केदारनाथ जी की मूर्ति रखकर पूजा किया जाता है, वो इसी में है। और उसी गद्दी के पास में ही रावल जी की गद्दी है, जहाँ पर जो कि पूरे पंच केदार के प्रमुख महंत हैं, उनकी भी गद्दी यहीं पर है। और इसी के अंदर भगवान कृष्ण के जो पोते थे अनिरुद्ध, उनका विवाह उषा जी से हुआ था और उनका विवाह मंडप है। आप अंदर से देखेंगे, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन आप अंदर जाएंगे तो आपको एक बहुत पुराने तरीके से विवाह मंडप दिखाई देगा। वो वहीं पर हुआ था और वो विवाह मंडप भी आप अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं ओमकारेश्वर मंदिर में हूँ और मेरे साथ में है शिवलिंग पुजारी जी। ये जो केदारनाथ की जो पूजा होती है वो दक्षिण भारत के 5 प्रमुख पुजारी करते हैं। अभी शिवलिंग जी महाराज जी मेरे साथ में हैं और शिवलिंग महाराज जी आपको बताएंगे यहाँ पर केदारनाथ जी की ऊखीमठ की और जो पंच केदार की पूजा होती है वो किस तरह से की जाती है। तो ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी स्थिता नंदी स्कंद गणादिनाथ सहित श्री केदारनाथ प्रभु केदारांचल संस्थितो ही सततम पूर्या सदा मंगलम। हमारा भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, लेकिन पंच केदार से कहलाते हैं। जिस स्थान पे आप आए हैं अभी, पंच केदार गद्य स्थान ओमकारेश्वर मंदिर है। इसी क्षेत्र को उषा मठ भी कहते हैं। महाभारत युद्ध के बाद पंच पांडवों को ब्रह्म हत्या का, गुरु हत्या का, गोत्र हत्या का श्राप लगते हैं। श्राप विमोचन के लिए हिमालय पे आते हैं, लेकिन भोलेनाथ एक जगह पे दर्शन न देते हुए अलग अलग जगहों पे अलग अलग शक्ति स्वरूप से जो दर्शन दिए हैं वही पंच केदार से कहलाते हैं। केदारेश्वर में पृष्ठ भाग के दर्शन, मधुमेश्वर में नाभि के स्वरूप मध्य भाग के दर्शन, तृतीय तुंगनाथ में हृदय और भावुक के दर्शन, रुद्रनाथ में नेत्र मुखमंडल, कल्पेश्वर में जटा, केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकांच महादेवम सर्व पाप प्रणाशम। जिन्होंने 5 क्षेत्रों में जाकर दर्शन करते हैं सर्व पाप प्रणाश हो जाते। कैसे? अज्ञान में हो सुज्ञान में। धर्म क्या है सभी लोग जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते। अधर्म क्या है सब जानते हैं, छोड़ नहीं पाते। ऐसे इंसान हम सभी लोग हैं। इसलिए जितना भी घोर ना कृत्य की हो, इस 5 क्षेत्रों में आकर दर्शन स्पर्शन शैव कार्यम अंतर ब्रहिक्रमत। पहले पंच पांडव भी आए थे, अभी भी हम जो पाप करते हैं इस 5 क्षेत्र में आकर दर्शन करने से सारे पाप ताप से मुक्त हो जाते। लेकिन दुर्गम स्तर में होने के कारण सभी क्षेत्रवासियों
पांचों क्षेत्र में जाकर दर्शन नहीं कर पाते हैं दुर्गम स्थल में होने के कारण। इसलिए इसे स्थान पंच केदार गद्य स्थान ऊखी मठ में आकर ओमकारेश्वर महादेव की दर्शन करने मात्र से भी पांचों केदारनाथ के दर्शन की परिपूर्ण पुण्य सौभाग्य यहीं प्राप्त कर देते हैं। इसी क्षेत्र को उषा मठ भी कहते हैं। उषा बाणासुर की पुत्री थे। श्री कृष्ण के पोते प्रद्युम्न के लड़के अनिरुद्ध के साथ यहाँ विवाह संपन्न हुआ, इसलिए इस क्षेत्र का नाम ही उषा मठ से ही ऊखा मठ हो गए। ऊखा मठ से वर्तमान ऊखी मठ हो गए। इस गांव का नाम, इस मठ का नाम ही ऊखी मठ। तो दोस्तों यही है ऊखी मठ। अगर आप केदारनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आप ऊखी मठ में भी आइए। हमने ऊखी मठ के दर्शन कर लिए हैं और अब हम यहाँ से जा रहे हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग के बाद फिर हम गौरीकुंड जाएंगे और हमारे केदारनाथ जी की पैदल यात्रा शुरू करेंगे। तो चलिए बाबा केदारनाथ जी का नाम लेते हैं और चलते हैं सोनप्रयाग की तरफ। तो दोस्तों अभी मैं ऊखी मठ से पहुंच गया हूँ गुप्त काशी। मैं पिछले साल भी केदारनाथ आया था और इसी होटल विष्णु में मैं रुका था। मैंने आपको बताया था और इस होटल का डिटेल दिया था कि अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं तो आप इस होटल में रुक सकते हैं। ये मेरे दोस्त गौरव के फ्रेंड का होटल था और मैंने आपको यहाँ का नंबर और सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया था। अब ये होटल गौरव के फ्रेंड ने सेल कर दिया है। अब इस विष्णु होटल को कोई और चलाता है और जो हमारे फ्रेंड जो ये होटल जिनका था उनका अब होटल सोनप्रयाग में हो गया है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी केदारनाथ का प्लान करें तो आप डायरेक्ट सोनप्रयाग चले जाना। मैं गौरव का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली गौरव को कॉल कर देना। आप यहाँ आने से पहले गौरव आपके लिए अपने होटल में रूम रिजर्व करवा देंगे और आप मेरा रेफरेंस दे देना तो ये आपको डिस्काउंट भी करा देंगे। बिल्कुल करा दोगे ना डिस्काउंट? हाँ, डिस्काउंट भी हो जाएगा। और आप डायरेक्टली आप यहाँ गुप्त काशी या बीच में कहीं रामपुर सीतापुर में मत रुकिएगा, आप डायरेक्टली सोनप्रयाग पहुँच जाइएगा और सोनप्रयाग में आपका होटल बुक रहेगा। और फिर हम गुप्त काशी के आगे रामपुर सीतापुर होते हुए सोनप्रयाग पहुँचे। सोनप्रयाग तक ही सारी बसेस, टैक्सी और प्राइवेट गाड़ियां आती है। इसके आगे सोनप्रयाग पुल के पास गौरीकुंड की टैक्सी स्टैंड है, जहां से 50 रुपया पर सीट पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए टैक्सी मिल जाती है। अब हम सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शेयरिंग टैक्सी से जा रहे हैं। तो दोस्तों ऊखी मठ से गुप्त काशी सोनप्रयाग होते हुए अभी मैं पहुंच गया हूं गौरीकुंड पर और अभी यहां से मैं केदारनाथ की पैदल यात्रा अपनी शुरू कर रहा हूं। पिछले साल जब मैं केदारनाथ आया था तो मैं सुबह 4 बजे ही सोनप्रयाग से निकल गया था और यहां पर मैं अर्ली मॉर्निंग आकर मैंने अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट की थी। अभी ऑलरेडी दोपहर के 3 बज रहे हैं और इस बार मैं ट्रैकिंग दोपहर को कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि शाम की आरती तक, जो शाम के 7 बजे की जो आरती होती है, तब तक मैं ऊपर मंदिर तक पहुँच जाऊँ। तो चलते हैं अब हमारी यात्रा को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मेरे साथ नम्रता ही इस वीडियो में ट्रैक करने वाली है। पिछले वीडियो में तुंगनाथ में भी नम्रता ने मेरे साथ ट्रैकिंग किया था और हेमकुंड साहिब की भी यात्रा में इसने मेरे साथ ट्रैकिंग किया हुआ है। तो मेरे साथ इस उत्तराखंड के हर ट्रिप में नम्रता मेरे साथ ट्रैकिंग कर रही है और इस केदारनाथ की यात्रा की भी जो ट्रैकिंग है ये करने वाली है। तो चलते हैं, अब हम हमारी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गौरीकुंड से ही केदारनाथ जी की 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है, जहां सारे भक्त गौरी माता मंदिर में दर्शन करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। और यहीं गौरीकुंड पर घोड़ा पड़ाव है, जहां से ऊपर मंदिर तक जाने के लिए सारे भक्त घोड़े, पिट्ठू और डोलियां लेकर ऊपर जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम 3.5 किलोमीटर का ट्रैक करके जंगल चट्टी पहुंचे हैं। जब आप गौरीकुंड से चलते हैं तो जंगल चट्टी एक पहला ऐसा जगह मिलता है जहां पर आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ और खाने पीने की चीज़ें मिलती रहेंगी। अभी मैं पिछले साल से केदारनाथ को कंपेयर कर रहा हूँ तो इस साल काफ़ी भीड़ है और बहुत पहले आप जब गौरीकुंड से चलते थे तो जंगल चट्टी तक आपको कोई दुकान नहीं मिलती थी, लेकिन अभी यहाँ पर जगह जगह पर दुकानें बन गई हैं।
तो खाने पीने की चीज़ें की जो दुकान थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और एक नीचे गौरीकुंड में नया गेट बना है। केदारनाथ में हम जब भी ट्रैकिंग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बार एक चीज़ देखकर काफ़ी बुरा लग रहा है। अभी तक मैंने 3 घोड़ों को मरा हुआ देखा, वो मरे हुए थे और रास्ते पे गिरे हुए थे। ये चीज़ पहले कभी हमने केदारनाथ में नहीं देखी थी, ये पहली बार देखने मिल रहा है, तो वो एक ख़राब लग रहा है। आगे चलते हैं। अभी जंगल चट्टी में गौरव भाई थोड़ा कुछ खा रहे हैं, सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं था और हमने थोड़ा सा चाय पिया, नम्रता और मैंने, और अभी हम चलते हैं आगे। जंगल चट्टी से 3.5 किलोमीटर आगे जाने पर हम भीमबल्ली पहुंचते हैं, जो केदारनाथ यात्रा का एक विशेष स्थान है, और यहाँ पर पांडव पुत्र भीम का एक मंदिर है। और यहाँ भीमबल्ली में भी मेडिकल सुविधा और फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो दोस्तों 6 किलोमीटर का ट्रैकिंग करके अभी हम भीमबल्ली पहुंचे हैं, और यहाँ पर भीमबल्ली पे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बनाया गया है और पुलिस स्टेशन बनाया गया है, और यहाँ भीमबल्ली पर फ्री वाईफाई की फैसिलिटी दी गई है। तो जब आप केदारनाथ की यात्रा करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, तो आपको नेटवर्क कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ भीमबल्ली पर आपको फ्री वाईफाई मिलेगी और आप फ्री वाईफाई यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी कॉल वगैरह के लिए। ठीक है, अब हम भीमबल्ली में रुकेंगे नहीं, अब हमें और आगे जाना है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों 13 किलोमीटर का ट्रैक करके अभी हम बड़ी लिंचोली पहुंच रहे हैं। इससे पहले हमने जंगल चट्टी में ब्रेक लिया था और वहां पे हमने थोड़ा सा एक ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद डायरेक्टली हम अब बड़ी लिंचोली पहुंचे, और बड़ी लिंचोली में थोड़ा सा मैगी और चाय हम ले रहे हैं। एक चीज़ केदारनाथ में अच्छा हुआ है कि पिछले साल यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं थी, और अभी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लग चुकी है, और भीड़ ज़्यादा होने की वजह से जो ये रास्ते पर मैगी, चाय, पराठे मिलते थे, वो शाम के बाद कोई जगह पर नहीं मिल रहे हैं आपको। जैसे आप बड़े लिंचोली आएंगे, छोटे लिंचोली आएंगे, ऐसे जो बड़े स्टॉल्स मिलेंगे वहीं पर आपको ब्रेकफास्ट और नाश्ता मिल जाएगा। बाकी जगह हमने देखा, कई जगह पर पूछा, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, अभी हम बड़ी लिंचोली तक पहुँच गए। अभी हमें यहाँ से 3 किलोमीटर का और ट्रैक करना है। 3 किलोमीटर ट्रैक करके हम मंदिर तक पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। बड़ी लिंचोली से ऊपर हमारे पहुंचने तक मंदिर बंद हो गया था, इसलिए रात को ही हम बेस कैंप के पास एक टेंट लेकर रुक गए, और अगली सुबह बाबा केदारनाथ के दर्शन करने हम मंदिर पहुंच गए। तो दोस्तों पहले तो आई एम वेरी सॉरी कि कल रात के बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाया। एक्चुअली हमारे जो फ्रेंड हैं उनमें से एक का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, और हमें उनको लेकर काफ़ी भागदौड़ करना पड़ा, और उसके चक्कर में मैं रात को कुछ वीडियो नहीं बना पाया। और सुबह मैं 6 बजे से ही यहाँ दर्शन के लिए लाइन में लगा था, और 6 बजे से ही हम लाइन में थे। 5 घंटा हमें लाइन में लगने के बाद केदारनाथ जी के दर्शन हुए, और जस्ट अभी हम दर्शन करके आए हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा केदारनाथ जी का दर्शन हो गया, और यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। यहाँ पर शायद सैटरडे और संडे होने की वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी हमने दर्शन काफ़ी अच्छे से कर लिया है। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें जो आप देख सकते हैं, उसके बाद हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे। बड़ी लिंचोली से 1 किलोमीटर आगे घोड़ा पड़ाव है। गौरीकुंड से घोड़े और पिट्ठू इसी घोड़ा पड़ाव तक आते हैं, और घोड़ा पड़ाव के पास ही केदारनाथ बेस कैंप है, जहां केदारनाथ में आए यात्रियों को ठहरने के लिए टेंट और रूम मिल जाते हैं। और यहीं बेस कैंप के पास हेलीपैड है, जहां केदारनाथ यात्रा पर चलने वाली हेलीकॉप्टर्स आते हैं। अभी केदारनाथ मंदिर के पास कई सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जो आने वाले समय में केदारनाथ में यात्रियों के लिए और भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। केदारनाथ मंदिर के पीछे ही जगत गुरु शंकराचार्य की समाधि है, जिसका नव निर्माण का काम चल रहा है, जिसका निरीक्षण करने स्वयं शंकराचार्य विधुशेखरन भारती आए हुए थे। श्री केदारनाथ जी का दर्शन करने के बाद हम दोपहर में नीचे गौरीकुंड के लिए आ गए।